तो हेलो दोस्तों, आज के लंच पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल राज और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं आपको बिजनेस स्टडी पढ़ाता हूँ। हर बार ये एक बार फिर से जान लेते हैं कि जो बिजनेस स्टडी है वो हिंदी मीडियम में है, 12वीं कक्षा वालों के लिए है और CBSE का सिलेबस है। और ये वो बुक है जिससे मैं आपको पढ़ाता हूँ, जिसके राइटर RK सिंगला है। और ये बात मैं आपको हर बार इसलिए बताता हूँ, अगर कोई नया व्यूअर हो तो उसको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपके चैप्टर 8 नियंत्रण के साथ हाजिर हूँ। तो बिना देर किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पहले के चैप्टर्स नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उनको वहाँ से जाकर देख लें। और ये आपके फर्स्ट टर्म के सिलेबस का लास्ट चैप्टर है। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो आज एक्सरसाइज 8.1, इस चैप्टर में खाली एक ही एक्सरसाइज है 8.1। ठीक है, इसमें आज हम नियंत्रण के बारे में जानेंगे। ठीक है, जानेंगे इसकी क्या अवधारणा है और इसकी क्या प्रक्रिया है। जो सबसे महत्वपूर्ण होती है वो यही है कि नियंत्रण प्रक्रिया। ठीक है, तो इसी के ऊपर आज चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि नियंत्रण की परिभाषा क्या होती है। तो इसका अभिप्राय वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों के नज़दीक लाना है। नियंत्रण का मतलब क्या है? नियंत्रण का मतलब ये है कि जो वास्तविक परिणाम है, जो अभी रियल में प्रेजेंट परिणाम है, उसको इच्छित परिणाम मतलब कि जिस जो हमने सोच रखा है उसके नज़दीक लाना है। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी को कम करना नियंत्रण कहलाता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि नियंत्रण की विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहला, नियंत्रण प्रबंध का एक आधारभूत कार्य है। प्रबंध के अनेक कार्य हैं, लेकिन नियंत्रण का महत्व सबसे अधिक है, क्योंकि नियंत्रण के बिना सभी कार्य अर्थहीन हो जाते हैं। ठीक है, जो नियंत्रण है वो एक प्रबंध का आधारभूत कार्य है। ठीक है, आधारभूत कार्य इसलिए है क्योंकि प्रबंध के अनेक कार्य होते हैं, लेकिन उन सब में नियंत्रण का महत्व सबसे अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर बिना नियंत्रण के हम बाकी के कार्य करेंगे तो वो कार्य सफल नहीं होंगे जब तक उन पर नियंत्रण ना किया जाए। जैसे कि उदाहरण से समझते हैं, जैसे आपने कोई योजना बनाई, ठीक है, और उस योजना पर जब कार्य करने की बारी आई तो क्योंकि आपने उसमें नियंत्रण को शामिल नहीं किया है, तो वहाँ पे जो भी कर्मचारी होंगे कार्य करने वाले, क्या वो सही तरीके से कार्य करेंगे? जी नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको यहाँ पर देखने वाला कोई नहीं है, उनको समझाने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो जब ऐसी चीज़ें नहीं होंगी तो सामान्य बात है कि कोई भी काम नहीं करता, बहुत सारे कर्मचारी काम चोरी भी करते हैं। तो जब नियंत्रण ही नहीं करेंगे तो काम ढंग से करेंगे नहीं, तो क्या आपका उद्देश्य पूरा हुआ? नहीं हुआ। और जब उद्देश्य पूरा नहीं हुआ तो क्या वो अर्थहीन नहीं हो गया? ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रबंध का आधारभूत कार्य है नियंत्रण। तो अगला है सर्वव्यापक कार्य। नियंत्रण प्रबंध का अनिवार्य कार्य है, क्योंकि यह सभी स्तरों पर किया जाता है। जो नियंत्रण है वो हर एक स्तर पर आवश्यक होता है। ठीक है, इसलिए सर्वव्यापक है। बिना नियंत्रण के कोई भी कार्य नहीं होता। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, स्कूल में टीचर है, उसने आपको होमवर्क दिया और अगर उसने आपके ऊपर नियंत्रण नहीं किया तो क्या आप होमवर्क करके ले जाते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो बिना नियंत्रण के कोई भी कार्य सफल नहीं होता, इसलिए यह सर्वव्यापक है। अगला है सतत प्रक्रिया। नियंत्रण का अभिप्राय किसी ऐसी क्रिया से नहीं है जिसे केवल एक ही बार किया जाता हो, यह हमेशा आवश्यक होता है। अब जो नियंत्रण होता है, कोई जरूरी नहीं है कि किसी एक विशेष परिस्थिति में ही ये आता हो काम, ऐसा नहीं है। ये सदैव किसी भी कोई भी एक कार्य हो या किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए नियंत्रण सदैव आवश्यक होता है। नियंत्रण हमेशा करके रखना पड़ता है, तभी वो कार्य सफल होता है। तो अगला है नियंत्रण प्रबंधकीय प्रक्रिया का आरंभ व अंत दोनों है। नियंत्रण की आवश्यकता प्रबंधकीय प्रक्रिया के शुरू व अंत दोनों में ही पड़ती है। ठीक है, तो जो नियंत्रण है इसकी आवश्यकता अंत में भी पड़ती है और आरंभ में भी पड़ती है। ठीक है, अंत में क्यों पड़ती है इसका कारण तो आपको पता है कि अंत में क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए कार्य पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बिना नियंत्रण कोई भी कार्य सफल नहीं होता। ठीक है, ये तो है अंत का कारण कि नियंत्रण अंत में क्यों आवश्यक होता है। अब जानते हैं कि नियंत्रण की आवश्यकता आरंभ में क्यों पड़ती है। तो मैं दोस्तों बता दूं आपको कि नियंत्रण की आवश्यकता आरंभ में इसलिए पड़ती है क्योंकि जो नियंत्रण में सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है उसको आरंभ में देखा जाता है कि जो मतलब कि जो वर्तमान में गलतियां की जा चुकी हैं नियंत्रण में, उन गलतियों को दोबारा से ना दोहराया जाए। ठीक है, तो उसमें जो भी सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है वो शुरू में की जाती है। ठीक है, तो इसीलिए नियंत्रण की आवश्यकता आरंभ में यानी शुरू में पड़ती है। ठीक है,
अगला है नियंत्रण परिणामों से संबंधित है। नियंत्रण का संबंध परिणामों से होता है क्योंकि प्राप्त परिणामों के आधार पर ही हमें प्रगति का मूल्यांकन व विचलनों का पता लगता है। ठीक है, अब जो नियंत्रण है इसका संबंध सीधा परिणाम से होता है। ठीक है, क्यों होता है परिणाम से संबंध? तो इसका ये आधार है। ठीक है, क्योंकि जो नियंत्रण है ना, इसके आधार पर ही हमें परिणामों को प्राप्त करते हैं हम, और उनका मूल्यांकन करते हैं, और फिर उनके विचलनों का हम पता लगाते हैं। ठीक है, तो मतलब जो इनका आधार है, मूल्य आधार नियंत्रण है। नियंत्रण के आधार पर ही हमें परिणामों का पता चलता है, और उसके आधार पर ही हम उसकी प्रगति का मूल्यांकन करते हैं और उसके विचलन का पता लगाते हैं। तो इसलिए नियंत्रण परिणामों से संबंधित है। ठीक है, तो ये यहाँ पर नियंत्रण की विशेषताएं खत्म हो गई। अब हम देखेंगे नियंत्रण के महत्व। ठीक है, तो पहला है संगठनात्मक लक्ष्यों को पूरा करना। नियंत्रण द्वारा विचलनों का अति शीघ्र पता लगाया जाता है और सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। अब जो नियंत्रण है इससे क्या होता है, इससे हम सबसे पहले विचलनों का पता लगाते हैं। विचलन का मतलब कि इनमें जो हम प्रगति का मूल्यांकन करते हैं, जब उसमें विचलन, जब हमें पता लग जाता है कि विचलन है, मतलब कारण पता लग जाता है कि किस कारण से कार्य पूरा नहीं हुआ, तो उसको हम जल्दी से जल्दी सुधार कर उसको सही करते हैं ताकि संगठनात्मक लक्ष्यों की पूर्ति हो सके। ठीक है, अगला है परिमापों की शुद्धता को जांचना। एक प्रबंधक नियंत्रण कार्य करते समय वास्तविक कार्य प्रगति व परिमाप की तुलना करता है। वो यह जांचता है कि कहीं निर्धारित परिमाप सामान्य परिमापों से अधिक या कम तो नहीं है। जब एक प्रबंधक नियंत्रण करता है तो नियंत्रण करते समय वो वास्तविक कार्य प्रगति और परिमाप की तुलना करता है। ठीक है, मतलब जो उसने परिमाप निर्धारित कर रखा है उसकी तुलना करता है वो वास्तविक कार्य प्रगति से। ठीक है, और वो ये देखता है कि क्या जो परिमाप हैं वो अधिक तो नहीं है या कम तो नहीं है। ठीक है, अगर अधिक या कम है तो फिर वो उसमें सुधारात्मक कार्रवाई करता है। ठीक है, तो अगला है संसाधनों का कुशलतम उपयोग। नियंत्रण मानवीय व भौतिक संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग नहीं होते। ठीक है, क्योंकि जब मानवीय और भौतिक संसाधनों पर नियंत्रण किया जाता है तो जो भी कर्मचारी उसमें कार्य करता है वो फालतू के संसाधनों को बर्बाद नहीं करता। ठीक है, काम चोरी नहीं करता, जिससे कि संसाधनों की बर्बादी नहीं होती। अगला है कर्मचारी अभिप्रेरणा में सुधार। नियंत्रण के माध्यम से कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने का प्रयास किया जाता है। कर्मचारी जानते हैं कि अच्छा काम करने पर उनकी पहचान बनेगी, क्योंकि नियंत्रण में कार्य का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, अब जो कर्मचारी होते हैं उनको अभिप्रेरणा में सुधार किया जाता है। ठीक है, नियंत्रण के माध्यम से कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, कैसे की जाती है? इसमें जब भी नियंत्रण किया जाता है तो नियंत्रण में कार्य का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, और कर्मचारी जानते हैं कि जब कार्य का मूल्यांकन होगा तो उसमें जिस कर्मचारी का कार्य अच्छा होगा उसकी पहचान अपने आप बनेगी, तो उससे कर्मचारी अभिप्रेरित होते हैं। ठीक है, अगला है व्यवस्था व अनुशासन सुनिश्चित करना। नियंत्रण के लागू होने से व्यवस्था व अनुशासन सुनिश्चित होता है, परिणामतः वांछित अवांछित कार्यों पर रोक लगता है, जैसे चोरी, असहयोग, काम में देरी और काम चोरी। ठीक है, जब नियंत्रण होता है तो नियंत्रण के लागू होने से व्यवस्था और अनुशासन सुनिश्चित हो जाता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, इससे जो अवांछित कार्य होते हैं, मतलब जो उद्देश्य नहीं होता, जिन कार्य जो व्यर्थ कार्य होते हैं उन पर रोक लगता है, जैसे कि चोरी, संगठन में चोरी हो जाती है कभी कभार। असहयोग, कोई एक दूसरे को सहयोग नहीं करता, कर्मचारी आपस में लड़ते हैं। काम में देरी, कोई भी कर्मचारी है जो कि काम को में देरी करता है, ज़्यादा समय लगाता है। और काम चोरी अगर कोई करता है, तो इन सारे कार्यों पर जो कि अवांछित कार्य होते हैं इन सभी पर विराम लग जाता है, ये रुक जाते हैं। ठीक है, अगला है समन्वय स्थापित करने में सहायक। नियंत्रण के माध्यम से यह पता लगाया जाता है कि क्या उत्पादन प्राप्त आदेशों के अनुरूप हो रहा है, यदि नहीं तो विचलनों के कारणों की खोज की जाती है और सुधारात्मक कार्रवाई द्वारा दोनों विभागों में समन्वय स्थापित किया जाता है। अब जो नियंत्रण है वो समन्वय भी स्थापित करता है, इसमें सहायक होता है। ठीक है, तो नियंत्रण से हमें क्या पता चलता है? नियंत्रण से हमें ये पता चलता है कि क्या उत्पादन आदेशों के अनुसार हो रहा है, मतलब कि जो आदेश प्राप्त हो रहे हैं उनके अनुसार ही उत्पादन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, यदि नहीं हो रहा तो उनके कारणों को खोजा जाता है कि क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, और जब कारण पता लग जाते हैं तो फिर उनकी सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है और दोनों विभागों में समन्वय स्थापित की जाती है। ठीक है,
जैसे दो विभाग है, एक उत्पादन है और एक विपणन है, ठीक है। तो जो विपणन विभाग है उसने विपणन तो कर दिया, मतलब सामान का उसने एडवर्टाइजमेंट कर दिया, लेकिन जब ग्राहक दुकान पर सामान खरीदने आया तो दुकान पर सामान नहीं था, प्रोडक्ट खत्म हो गए थे, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर, इन जो दो विभाग हैं उत्पादन और एडवर्टाइजमेंट, इन दोनों में समन्वय स्थापित नहीं है, ठीक है। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट वाला है जो, वो एडवर्टाइजमेंट करे जा रहा है, वो एक बार पूछ नहीं रहा है उत्पादन वाले से कि प्रोडक्ट है भी या नहीं है, वो करे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इन दोनों में समन्वय स्थापित नहीं है, तो ये नियंत्रण द्वारा इन दोनों में समन्वय स्थापित करवा दिया जाता है, ठीक है, सुधारात्मक कार्रवाई द्वारा, ठीक है। तो ये यहाँ पर नियंत्रण की जो महत्व थे वो यहाँ पर समाप्त हो गए, ठीक है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को देखने वाले 80-90% ऐसे व्यूअर हैं जो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखते। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम भी मोटिवेट होते रहें और आपके लिए लगातार वीडियोस लेकर आते रहें। तो केवल 10% ऐसे हैं व्यूअर्स जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, और 90% व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। प्लीज़ आप लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए लगातार वीडियो लाते रहें। अब देख लेते हैं नियोजन व नियंत्रण में संबंध, ये एक दूसरे में कैसे संबंध है, ठीक है। तो सबसे पहला देखते हैं कि नियोजन एवं नियंत्रण की एक दूसरे पर निर्भरता, जो नियोजन और नियंत्रण हो एक दूसरे से निर्भर कैसे है, ठीक है। तो पहला, नियोजन एवं नियंत्रण के अभाव में अर्थहीन है। जो नियोजन है वो नियंत्रण के अभाव में अर्थहीन है, मतलब कि नियोजन में अगर नियंत्रण ना हो तो नियोजन अर्थहीन है, कोई काम का नहीं है, ठीक है। इससे हमें यह बताया गया है कि नियोजन तभी सफल होता है जब नियंत्रण विद्यमान हो, ठीक है। सीधी सी बात है कि नियोजन तभी सफल होता है जब उसमें नियंत्रण हो, क्योंकि जब नियंत्रण नहीं होगा तो योजना के अनुसार कोई कार्य नहीं होगा, तो योजना विफल हो जाएगी, फिर किसी काम की योजना नहीं रह जाती है। अगला है, नियंत्रण नियोजन के अभाव में अंधा है। अब जो नियंत्रण है वो नियोजन के अभाव में अंधा है, ठीक है। क्यों, आगे देखते हैं। नियंत्रण में वास्तविक कार्य निष्पादन की तुलना प्रमापों से की जाती है, ठीक है। यदि प्रमाप ही निश्चित ना किए जाएं तो नियंत्रण का औचित्य ही समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि नियंत्रण में क्या किया जाता है, नियंत्रण में वास्तविक कार्य निष्पादन की तुलना प्रमापों से की जाती है और इससे विचलनों का पता लगता है, ठीक है। यही किया जाता है नियंत्रण में, ठीक है। और जो प्रमाप निश्चित किए जाते हैं योजना के में किया जाता है, ठीक है। जो मतलब उद्देश्य निर्धारित किया जाता है वो योजना के अंदर ही होता है, ठीक है। तो अगर हम उद्देश्य ही निर्धारित ना करें, नियोजन योजना ही ना बनाए, तो फिर नियंत्रण करेगा क्या, ठीक है। जैसे कि आपके पास उदाहरण देता हूँ, जूते और मोजे हैं, ठीक है। आपके पास खाली मोजे हैं और जूते है ही नहीं, तो मोजे का पहन के करो और क्या, जब तक जूते ही ना हो, ठीक है। तो वही है यहाँ पर, दोनों कनेक्शन उनमें ऐसे ही है, ठीक है। ये हमने पहला देख लिया। अब दूसरा देख लेते हैं, नियोजन और नियंत्रण में विभिन्नता, ये एक दूसरे से अलग कैसे हैं। तो पहला, नियोजन आगे देखना है जबकि नियंत्रण पीछे। योजनाएं हमेशा भविष्य के लिए बनाई जाती हैं और भविष्य में की जाने वाली कार्यवाही निश्चित करती हैं। दूसरी ओर नियंत्रण में कुछ कार्य पूरा हो जाने के बाद ही यह देखा जाता है कि कार्य प्रमापों के अनुसार हुआ या नहीं। अतः नियोजन आगे देखता है जबकि नियंत्रण पीछे। इसका मतलब ये है कि जो नियोजन है, जो कि नियोजन में हम योजना बनाते हैं, उद्देश्य निर्धारित करते हैं, तो जब भी हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं या योजना बनाते हैं तो वो हम भविष्य के लिए बनाते हैं कि हमें आगे करना क्या है, ठीक है। तो ये इसलिए इसको कहते हैं कि नियोजन आगे देखना है, आगे देखता है, ठीक है। और जबकि नियंत्रण को पीछे देखने वाला कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब नियंत्रण में कुछ कार्य पूरा हो जाने के बाद प्रमापों को देखा जाता है, मापा जाता है कि कार्य क्या उसी के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। नहीं हो रहा होता है तो उसमें सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। तो नियंत्रण का कार्य बाद में पड़ता है, योजना यानी नियोजन का कार्य पहले होता है। इसलिए कहते हैं कि नियोजन आगे देखना है और नियंत्रण पीछे देखना है, ठीक है। पीछे का मतलब बाद में और नियोजन आगे देखना, आगे देखने का मतलब पहले, ठीक है। तो वही इनमें आगे और पीछे का कनेक्शन है। तो ये यहाँ पर हमने देख लिया, आगे चलते हैं और अगले देखते हैं। तो वो यहाँ पर आपका खत्म हो गया, ठीक है। उसके अलावा एक और है, यहाँ पर बता दूं, एक और है कि नियोजन प्रबंध का पहला कार्य है और नियंत्रण अंतिम कार्य है, ठीक है। तो ये लाइन से पता लग रहा है कि जो नियोजन है वो पहले होता है और नियंत्रण बाद में होता है, ठीक है। तो इसमें कोई खास बात नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पर बताया। अब देख लेते हैं कि नियंत्रण प्रक्रिया क्या है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होती है, बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको कह सकते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहला है प्रगति परिमापों का निर्धारण, मतलब स्टैंडर्ड फिक्स करना। ठीक है, जैसे नियोजन में हम एक अपना उद्देश्य निर्धारित करते हैं ना, यहाँ पे भी उद्देश्य ही मान सकते हैं, लेकिन ये नियंत्रण के अंदर है, जिसे हम परिमाप कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने एग्जाम्पल के तौर पे आपने मान लिया कि आपको 12th में 80% नंबर लाने हैं, तो वो आपका यहाँ पर परिमाप हो गया। ठीक है, तो परिमाप के आधार होते हैं जिनके संदर्भ में वास्तविक प्रगति को मापा जाता है। इससे व्यक्ति विभाग को उनकी मंजिल का पता चलता है कि आखिर में उनकी मंजिल क्या है, उनका गोल क्या है। ठीक है, उनका स्कोप क्या है। ठीक है, दूसरा है वास्तविक प्रगति का मापन। वास्तविक प्रगति का मापन पूर्व निर्धारित परिमापों के आधार पर किया जाता है। इससे प्रबंधकों को यह पता चलता है कि कार्य योजना के अनुरूप हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर कि जो पूर्व निर्धारित परिमाप होते हैं उनके आधार पर हम जो कार्य अभी चल रहा है उसकी प्रगति को मापते हैं कि क्या उसके अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, अगर नहीं चल रहा है या चल रहा है या नहीं चल रहा है तो फिर उसके कारणों का पता लगाया जाता है और फिर उसमें सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है, जो कि अगले स्टेप है इसके कुछ। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं तीसरा, वास्तविक प्रगति की परिमापों से तुलना। यहाँ पर वास्तविक प्रगति की तुलना परिमापों से की जाती है, इससे विचलन का पता लगता है। ठीक है, हमने इससे पहले क्या देखा, वास्तविक प्रगति का मापन। ठीक है, हमने वास्तविक प्रगति को मापा कि क्या उसके अनुसार चल रही है, निर्धारित के अनुसार चल रही है या नहीं चल रही है। ठीक, अब क्या पता लगेगा, तीसरे में हमें वास्तविक प्रगति के परिमापों से तुलना करेंगे, तो यहाँ पर हमें उसके विचलन का पता लगेगा। ठीक है, जब हम वास्तविक प्रगति की तुलना करेंगे निर्धारित परिमाप से, तो अगर वो उसके अनुसार या उसके आधार पर नहीं चल रहा तो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसे विचलन कहते हैं। ठीक है, हिंदी में, तो उसका यहाँ पर पता लग जाएगा। ठीक है, चौथा चरण पर देख लेते हैं विचलनों का विश्लेषण। अब जो विचलन आया या जो कारण मिले हमें, उन कारणों को हम विश्लेषण करेंगे। ठीक है, समराइज करेंगे। ठीक है, इस चरण पर विचलनों का विश्लेषण किया जाता है। इस दौरान निम्न बातों को अध्ययन किया जाता है। अब जब इन कारणों का विश्लेषण करते हैं, समराइज करते हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। देखते हैं वो कौन से बात होते हैं। तो सबसे पहली बात, क्या परिमाप प्राप्त हुआ? तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है जब भी हम कारणों को समराइज करते हैं, तो उसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या हमने जो परिमाप स्टैंडर्ड फिक्स किया था वो प्राप्त हुआ। हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो उसको हम दोबारा से निर्धारित कर सकते हैं। इसके बाद अगला है, क्या विचलन स्वीकार्य हैं? अगर मान लीजिए परिमाप प्राप्त नहीं हुए, कोई बात नहीं, अगला देखेंगे फिर क्या विचलन स्वीकार्य है, मतलब कि इन दोनों में जो डिफरेंस है क्या वो ठीक है, इतने डिफरेंस से काम चल जाएगा, इससे ज़्यादा हानि नहीं होगी। ठीक है, ये देखेंगे। अगर ज़्यादा हानि होगी तो फिर हम उसका मतलब दोबारा से निर्धारित कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, विचलन स्वीकार्य है, मतलब दोनों के डिफरेंस क्या इतने से काम चल जाएगा, ज़्यादा हानिकारक नहीं है, तो ठीक है। फिर अगले पे आते हैं, क्या परिमाप स्वीकार्य हैं? अगर विचलन स्वीकार्य हो गया मतलब ठीक है, ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा, तो उसके बाद देखेंगे कि क्या हमारा जो परिमाप है वो ठीक ठाक है। ठीक है तो ठीक है, और नहीं है तो फिर हम उसका दोबारा से निर्धारण करेंगे, जो कि अगला पॉइंट है, परिमाप का पुनर्निर्धारण। अगर परिमाप हमें स्वीकार नहीं है, जी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ही कम हो गए, तो हम उसको दोबारा से इसका स्टैंडर्ड फिक्स करेंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद जब पुनर्निर्धारण कर लेंगे तो फिर से वही पिछले जो 4 स्टेप्स हमने पढ़े प्रक्रिया वही दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने विचलनों का विश्लेषण कर लिया। अब लास्ट में आता है सुधारात्मक कार्यवाही। ठीक है, इस चरण पर सुधारात्मक कार्यवाही द्वारा वास्तविक प्रगति को अपेक्षित प्रगति के अनुकूल बनाया जाता है, और इन दौरान दो बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो सुधारात्मक कार्यवाही में क्या होता है? तो सुधारात्मक कार्यवाही में जो वास्तविक प्रगति होती है, मतलब जो प्रगति अभी जैसे जो काम अभी चल रहा है, जिस गति से चल रहा है, उसको अपेक्षित प्रगति के अनुकूल बनाया जाता है। मतलब उसको हमने जो स्टैंडर्ड फिक्स किया था अपने परिमाप के अनुसार उसको चेंज किया जाता है। ठीक है, उनमें बदलाव करके उसको हमने जो निर्धारित किया था परिमाप, उसके अनुसार उसमें चेंजेस किए जाते हैं और उनकी गति को बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इस समय 2 बातों का ध्यान रखा जाता है। तो पहली बात क्या है, वास्तविक प्रगति में कमी को दूर करना, मतलब कि जो कार्य चल रहा है अगर उसमें कोई कमी है तो उस कमी को दूर कर देना। ठीक है, और दूसरी बात, इस कमी की भविष्य में पुनरावृत्ति को रोकना,
और जो गलती अभी हुई है उन गलती को भविष्य में कभी ना होने देना, उनको रोकना। ठीक है, तो इन दोनों बातों का ध्यान रखते हैं सुधारात्मक कार्रवाई करते समय। तो ये यहाँ पर नियंत्रण की प्रक्रिया समाप्त हो गई। ठीक है, और आपका चैप्टर भी यहीं पर समाप्त होता है। तो आपका जो फर्स्ट टर्म सिलेबस था वो यहाँ पर खत्म हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर आपको समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं समझ में आई नहीं आई, कैसी वीडियो लग रही है। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो कि बिजनेस स्टडी हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। और एक लाइक जरूर कीजिए आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो। आपके अगले चैप्टर के साथ मैं अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।